हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की बात चल रही थी। बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है बी फार्मा, फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर का। यूनिट पहली चल रही थी, जिसका चौथा लेक्चर लेके आपके सामने है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टामीन के बारे में पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सार देखा था, तीसरे लेक्चर में मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई थी, और भी आज चौथा लेक्चर है। और इसको स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पिछले तीनों लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, तभी आपको पूरी मेडिसिनल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइम चूँकि थोड़ा मेरे पास कम है तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक है नहीं। आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे H1 एंटागोनिस्ट की। मैंने इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें पहले मैं आपको हिस्टामीन के बारे में पूरी नॉलेज दी थी, दूसरे में आपको मैंने सार बताया था एंटी हिस्टामिनिक्स का, तीसरे में आपको क्लासिफिकेशन बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर्स बताए थे, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये बताया था, क्या स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा SR भी बताया था हर कैटेगरी का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल कैटेगरी का सार पूछ लिया जाता है 4 नंबर 7 नंबर में, तो भैया वो भी लिख सकें। तो अब बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट की। ठीक है, H1 एंटी हिस्टामिनिक्स की या क्लासिकल एंटी हिस्टामिनिक्स की। जो हमारे ये तीन नाम इसी एक ही ड्रग्स के होते हैं, इसी कैटेगरी के होते हैं। तो मैंने वहाँ आपको क्लासिफिकेशन में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो यहाँ हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे कि ये होता क्या है, इसकी सारी ड्रग्स कितनी हैं, उन ड्रग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, इंडिविजुअल हर ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट जो है वो मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करा के जाऊँगा। ठीक है, लेंथी होगा तो जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। तो पहली बात तो करते हैं, दे आर द एंटी एलर्जिक ड्रग, इट इज़ बेसिक MAO मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अगर आपको हर ड्रग का याद ना हो तो जो अब मैं बता रहा हूँ वो सारी ड्रग के लिए अप्लाईकेबल होगा, सारी ड्रग के लिए लिख सकेंगे। ठीक है, दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामीन एज वेल एज ब्रेडिकाइनिन एंड सीरोटोनिन। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि क्या है इसका प्रॉब्लम। ये जो साइड इफ़ेक्ट दिखाया था मैंने वहाँ बताया था एंटी सीरोटोनर्जिक प्रॉपर्टी, तो वो यही थी कि ये हिस्टामीन के साथ साथ 3 केमिकल निकलते हैं। अकेला हिस्टामीन नहीं निकलता मास्ट सेल से, 3 निकलते हैं, हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन और सीरोटोनिन। तो ये क्या करता है, तीनों को लॉक कर देता है, तीनों को ही रिसेप्टर से बाइंड नहीं करने देता। अब तीनों बाइंड नहीं होंगे तो हिस्टामीन को रोकना था, रुक गए 2 और। मान लीजिए इस तरह से बात करिए कि कोरोना किसी एक पेशेंट को हुआ था। ठीक है, कोरोना इस समय चल रहा है, उसी का एग्जांपल उठाते हैं। कोरोना हुआ था किसी एक आदमी को, किसी घर के, और हमने क्या किया, उनके 3 लोगों को उठा लिया और तीनों का ट्रीटमेंट करा दिया। तो क्या होगा, जिसे कोरोना होगा वो तो सही हो जाएगा, लेकिन जिसे नहीं होंगे उसको हमने ड्रग देंगे तो वो जाके उसको कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज कर देगी। ठीक है, क्योंकि था कुछ नहीं। ऐसे मान लीजिए घर में कोई टूट फूट होती है और आप अगर उसको सही करें तो वो सही हो जाती है, लेकिन टूट फूट ना हो तब भी सही करें तो क्या सही होगी, नहीं होगी। तो बस यही इसके साथ कॉन्सेप्ट है कि ये एंटी सीरोटोनर्जिक भी होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में सर्च करिए, मिल जाएगा वो। तो ये 3 हैं, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। यहाँ से 3 केमिकल्स निकलते हैं और H1 रिसेप्टर तीनों को ब्लॉक करता है, ये मैंने आपको बता दिया, इसका बेसिक MAO। अब द क्लासिकल एंटीहिस्टामिनिक्स या H1 एंटीहिस्टामिनिक्स आर दीज ड्रग्स that also called anti-allergic drugs because they block action of histamine as well as bradykinin and serotonin and they pauses the allergic reaction in our body। और ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस को पॉज करते हैं। ये दवाइयाँ भी तो तभी ले रहे थे कि एलर्जिक रिएक्शन जो हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। अब इनका जो है किस तरह से क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है उसकी बात करें तो पहला तरीका होगा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामीन, जो पूरी तरह से जगह को कब्जा कर ले। ठीक है, जैसे पहला होता है फुली एंटागोनिस्ट। फुली एंटागोनिस्ट की बात करें कि जितना बड़ा हिस्टामीन था, मान लीजिए एक कुर्सी पड़ी हुई है, तो कुर्सी नहीं, मान लीजिए एक जॉब निकली है फार्मासिस्ट की। ठीक है, आप लोग आगे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे 1-1.5 साल बाद, तो वहाँ क्या होगा कि एक बंदा ऐसा आएगा जो बिल्कुल आपके बराबर नॉलेज रखेगा, अप्लाई करेगा और वो जाके सिलेक्ट हो जाएगा। आपका नंबर तो आया नहीं, वो सिलेक्ट हो गया, दैट इज़ कम्पिटिटिव। उसने आपको कम्पीट किया और वो आगे निकल गया आपसे। ठीक है, तो ये फुली एंटागोनिस्ट हुआ कि हिस्टामीन से क्या किया, हमारी H1 एंटागोनिस्ट ने जाके पूरी तरह से जहाँ जो रिसेप्टर था, जो वैकेंसी थी, वहाँ जाके वो बैठ गया, फिर हिस्टामीन को बैठने नहीं दिया। पहला हो गया ये। दूसरा पार्शियल एंटागोनिस्ट, जो किसी तरह से ऐसा हुआ कि आपने देखा हो रेलवे में क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए वैकेंसी होती है तो वहाँ कुछ पार्शियलिटी भी कई जगह आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के फादर प्रॉब्लम में थे
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख के दिया कि नहीं नहीं अब मैं जो है एलिजिबल नहीं हूँ इस नौकरी के, मैं या फिर फिज़िकली अनफिट हूँ, मेरा लड़का जो है वो इस तरह से है। और फिर एक एलिजिबिलिटी होती है रेलवे में, तो वो लड़का लग जाता है बाद में, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, वो जगह नहीं होनी थी, अगर वो पर्सन जाता तो वो जगह वहाँ नहीं होती, वो रिसेप्टर खुल जाता, नया हिस्टामीन बैठता, नए आप लोग जाके बैठते। बट उसने क्या किया, उसने अपने लड़के को पार्शियली डाल दिया उसमें। तो अब क्या हुआ, रिसेप्टर तो ब्लॉक हो गया, जगह तो ख़त्म हो गई, ये हो गया पार्शियली एंटागोनिस्ट, ठीक है। जो छोटे हैं, या आप चेयर की बात करें यहाँ कि आप जो चेयर है बड़े लोगों की, वहाँ तो भैया अच्छा खासा आदमी बैठ सकता है 70-80 किलो का। बट अगर वहीं एक छोटी सी बच्ची आ जाए, मान लीजिए जिसका वेट है 30-40 किलो, छोटी सी बच्ची है, वो आके बैठ जाए, तो फिर आप तो बैठ नहीं पा रहे, तो हिस्टामीन तो रह गया। छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ जिससे आराम से याद हो जाए, कोई ना कोई ट्रिक पढ़ लें आप। दूसरा एलोएस्टेरिक एंटागोनिस्ट, मान लीजिए वो जॉब जो है, जैसे अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जॉब्स जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन्हें थोड़ा सा कॉन्टैक्ट वाले फ्लोर पे ले जा रही है। तो अब क्या हुआ कि कंपटीशन भी नहीं होना है कुछ, अब क्या हुआ, पीछे से आके कुछ हुआ, पीछे से ऊपर से कोई ऑर्डर आया, और वो जो जॉब थी वो जॉब किसी तरह से आपके लायक ही नहीं रही, या रही भी तो अब आप जाके कर नहीं सकते। इस तरह से मान लीजिए कि पार्स एलोएस्टेटिक में कोई और साइट थी, या ऐसे मान लीजिए कि एक बंदा कोई था, वो मान लो एलो था एक इंडस्ट्री के अंदर, और उससे ही कहा गया कि नहीं आप एलो भी हैं, अब आप सेक्रेटरी का काम भी संभालिए, आप ही अब यहाँ सेक्रेटरी का काम करिए। तो सेक्रेटरी की पोस्ट पे जिसको जाना था वो तो जा नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो भी बैठा रहेगा। कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये ट्रिक के द्वारा आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो एलोएस्टेटिक में क्या होता है, दूसरी साइड पे जाके हमारा H1 एंटागोनिस्ट बाइंड करता है और रिसेप्टर के शेप को चेंज कर देता है। मान लीजिए एक ताला था, उसकी एक फिक्स चाबी थी, अब क्या हुआ, ताले को अगर आपने मान लीजिए उसकी जहाँ चाबी लगती थी वो थोड़ा बहुत एरिया ख़राब हो गया, तो फिर चाबी अंदर जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बस यही तो करना था कि ना जाए, नहीं जाएगी तो हिस्टामीन बाइंड नहीं होगा, हमारे जो बॉडी है उसमें एंटी एलर्जिक एक्टिविटी आ जाएगी। उसी के लिए तो हम दिया था H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है। बेसिकली द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आर द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द हिस्टामीन when histamine unable to bind with the receptor then and it stop the allergic reaction। ये थोड़ी सी राम कहानी लिखी हुई है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो होती हैं उनका 3 तरह का एमओए होता है। पहला जब फुली एंटागोनिस्ट हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, ये सारी चीज़ें जितनी अब लिखी हुई हैं ये आप लिख सकते हैं। दूसरा पार्शियल एंटागोनिस्ट, जो सेम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जाएगी, पार्शियली बाइंड कर लेगी रिसेप्टर से, या रिवर्सिबली बाइंड कर लेगी, थोड़ी देर के लिए बाइंड कर लेगी, और हिस्टामीन तो वहाँ बाइंड होने से रहा, भले ही उसने थोड़ी देर के लिए की, तो एलर्जिक रिएक्शन रुकेंगी। एलोएस्टेरिक के बारे में बताया कि दूसरी जगह पे आके, दूसरी एलोएस्टेरिक साइड पे आके अगर बाइंड कर लेगा हमारा H1 एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर के साइज़ को बदल देगा, तो हिस्टामीन बाइंड नहीं हो पाएगा, तो एलर्जिक रिएक्शन रुक जाएंगी। यही तो करना था। तो इन तीनों के बारे में बताया, तीनों लिख लीजिएगा मटेरियल, आराम से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फेट की बात कर लेते हैं, फेट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड आफ्टर बाइंडिंग विद द H1 रिसेप्टर। दे कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस लाइक एन मेथाइलेशन, एसाइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दे आर मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय यूरिन। ऐसा नहीं है अंदर ही घुसे रहते होंगे, ठीक है, इस तरह से वो बाहर आ जाते हैं। अदर एक्शंस की बात करें कि कुछ और भी एक्शंस होते होंगे, मैंने आपको बताया था कि इनकी थोड़ी सी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी होती है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, थोड़ी सी अल्फा एड्रीनर्जिक प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी सेरोटोनर्जिक भी होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें करेंगे वो देखिए यहाँ। तो देखिए, कोलिनर्जिक से अगर बाइंड करेगा तो क्या करेगा, ड्राई माउथ। आपने पिछले सेमेस्टर में भी शायद पढ़ा हो कि कोलिनर्जिक में ये एक इफेक्ट था, ड्राई माउथ आएगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए। अल्फा एड्रीनर्जिक में हाइपोटेंशन कॉज करेगा, डिजीनेस, टैकीकार्डिया। सेरोटोनिन में क्या करेगा, भूख बढ़ा देगा, इंक्रीज एपेटाइट। हिस्टामीन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो एलर्जी की जो रिएक्शन है उन्हें कम करेगा, इचिंग को बढ़ाएगा, स्नीजिंग को बढ़ाएगा, सेडेशन थोड़ा कॉज कर सकता है। जैसे आपने देखा हो जो हमारी H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, अगर आपने देखी हो, किसी ने ली हो आपके फैमिली में, तो उसको सेडेशन इफेक्ट आता है। ये भी एपेटाइट को बढ़ाता है, भूख ये भी बढ़ा देता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इंडिविजुअल ड्रग की, उसके स्ट्रक्चर की। बहुत ड्रग्स हैं, अभी मैं केवल इस लेक्चर में फर्स्ट जनरेशन की ही बताऊंगा। तो ये देखिए डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में दिया था। डाइफेनहाइड्रामीन वहाँ था कि यहाँ दोनों एराइल ग्रुप में दोनों फिनाइल रिंग्स रहेंगी, कनेक्टिंग मोइटी रहेगा C कार्बन, ठीक है। अब ये C है तो ये बताइए कौन सा हुआ, बताइए। मैंने पिछले में आपको क्लासिफिकेशन में बड़े अच्छे से बताई थी ये चीज़ें।
ठीक है। ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक है जो कि सीजनल एलर्जीज़ को, जो सीज़न की एलर्जीज़ होती है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एंटी एमेटिक एक्शन भी है, थोड़ा सा एंटी पार्किंसन भी है, एंटी टसेप भी है और हल्की सी हिप्नोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप हैं, एक सी है, तो इसमें सी जो है वो 3 हो गए, CHO, E, O जो है वो ईथर के लिए आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, काम करिएगा आप बताइए, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो मैंने सब बता दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चूँकि ये हमारा टॉपिक है नहीं, जो हमारा टॉपिक है वो बता दिया, पिछले लेक्चर में जो चीज़ें बताई थी वो आप बताएंगे। देखिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और लिखी हुई है। इट अकर्स एज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो एंड डार्कनेस ऑन एक्सपोजर टू लाइट। इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लॉथ लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इट इज़ वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT. इट इज़ एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज एंड सेक्रेटेड इन यूरिन एज मेटाबोलाइट कॉन्जक्टिव। ऊपर मैंने बताया था फेट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स, तो भैया मेटाबोलाइज तो ऐसे ही होगी है। इसका MOA की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, माने पूरी तरह से आपसे कंपटीशन लगा हुआ और जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर से। इट आल्सो एंटागोनाइज H2 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर सेंट्रली एंड कॉज ड्रोजिनेस। इट इज़ आल्सो अ पोटेंट एंटी मस्करनिक ड्रग। ये थोड़ी सी एंटी मस्करनिक ड्रग भी होती है। ऊपर मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ बताई कि ये वाटर इनसॉल्युबल है। अब वाटर इनसॉल्युबल है माने ये क्या है, लायोफिलिक है कि लायोफोबिक है, लायोफिलिक है। लायोफिलिक क्या होगा, BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, तो वहाँ जो हमारे दिमाग में, माइंड के अंदर भी जो चीज़ें होंगी, ब्रेन के अंदर जो चीज़ें होंगी, वहाँ भी इसका इफेक्ट होगा। तो वहाँ जितने H1 रिसेप्टर हैं उनसे भी ये बाइंड करेगा और क्या करेगा, सेडेशन कॉज करेगा। और सारी H1 एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन की ड्रग सेडेशन कॉज करती हैं, यही उसका प्रॉब्लम है। तो ये सब में एक कॉमन चीज़ आएगी। यूज़ की बात करें तो एलर्जिक कंडीशन जो भी होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसको जो है मोशन सिकनेस के लिए भी दिया जाता है। तो हमने पहले बताया कि BBB को क्रॉस करता है, तो सेडेशन भी इसका है। थोड़ा सा इंसोमिनिया की जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी ये दिया जा सकता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज ड्यू टू इट। और मैंने ऊपर एक चीज़ और बताई थी कि एंटी मस्करनिक है, तो पार्किंसन डिजीज़ में भी दिया जा सकता है। सिंथेसिस का जो अलग लेक्चर बना के लाऊंगा मैं, फिर भी यहाँ लिखी हुई है तो आप देख लीजिए। एक ही 2 सिंथेसिस बताऊंगा, एक ही बताऊं, बाकी सिंथेसिस का मैं अलग लेक्चर लेके आऊँगा। वो बस ऐसे ही मन था तो मैंने डाल दी। पहला है, आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, बहुत इजी सिंथेसिस पढ़नी है आपको इस यूनिट के अंदर, सॉरी इस पार्ट के अंदर। तो फर्स्टली डाइफिनाइल मीथेन जो है, डाइफिनाइल मीथेन, वो ब्रोमिनेशन जो है होगा उसका इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। ठीक है, ब्रोमिनेशन होगा, Br जुड़ जाएगा, देन डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन जो है वो डाइमिथाइल अमीनो एथेनॉल एंड सोडियम कार्बोनेट आर heated in presence of toluene to obtain diphenhydramine base. The purified diphenhydramine after distilling of toluene converts into its hydrochloride form with hydrogen chloride. ठीक है, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक साल्ट होता है। ये देखिए इसकी रिएक्शन दी हुई है कि पहले क्या होगा, डाइफेनाइल मीथेन आएगा, उससे Br2 जो है वो आके ब्रोमिनेशन कराएगा, तो H हट के Br जुड़ गया, HBr निकल गया। फिर जो हमारा कंपाउंड था वो आके इस पर रिएक्शन करेगा, तो डाइफेनहाइड्रामीन बेस बनेगा। और हम कोई भी ड्रग फुल एसिड या फुल बेस नहीं देते, या तो वीक एसिड वीक बेस देते हैं या उसकी साल्ट फॉर्म देते हैं। तो इसका हाइड्रोक्लोराइड के साथ साल्ट फॉर्म बना के हम लोग इसका एक्शन देते हैं। ओके, और वही जो है, जो नाइट्रोजन है जब टर्जरी होता है तभी अपना एक्शन फुल दिखाता है, मैंने सार के अंदर भी बताया था। तो इसलिए इसको टर्जरी करना ज़रूरी होता है और टर्जरी के लिए इसका सॉल्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डाइमेनहाइड्रेट। ठीक है, ये भी कुछ स्ट्रक्चर उसी की तरह है, दोनों इसमें भी वही हैं, फिनाइल रिंग्स हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। और ये इसको क्या है, थियोसाइलिक एसिड के साथ देते हैं हम लोग, तो उसका भी इसका दिया गया है नाम साथ में, उसका भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है आराम से। और सार वाले स्ट्रक्चर में मैंने जो चीज़ें बताई थी, 2 फिनाइल ग्रुप लगा दिया, कनेक्टिंग CHO है, आराम से इस स्ट्रक्चर को CH2 एंड CH3 बस बन गया ड्रग। ठीक है, कंप्लीट। और यहाँ भी क्या है, एन वही है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी है कि टर्जरी है, 4 डिग्री है, टर्जरी से भी ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो है
साल्ट होता है, पहले मैंने बताया था साल्ट फॉर्म में देते हैं थियोसाइलिक एसिड का। द थियोसाइलिन डेरिवेटिव आर वाज एडिड टू काउंटरैक्ट द ड्रोजीनेस प्रोड्यूस बाय डाइफेनहाइड्रामीन। इससे क्या होता है, ड्रोजीनेस प्रोड्यूस होती है तो थोड़ा सा क्या करता है, ये इसी एसिड को क्यों देते हैं, HCl क्यों नहीं देते, इसीलिए नहीं देते कि ये जाके उस ड्रोजीनेस को थोड़ा सा कम कर देता है। MOA वही है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ डाइमेनहाइड्रामीन इज नॉट नोन। अभी तक MOA इसका कंफर्म नहीं पता, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको बस अपना देखना है कि इसका इफेक्ट क्या है, H1 एंटागोनिस्ट से बाइंड करना और एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी दिखाना। MOA अगर नहीं आ रहा हो किसी ड्रग का तो ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। एक बेसिक MOA इसीलिए पढ़ा देता हूँ मैं ज़्यादातर। इसको किस तरह से देते हैं, तो ये इसका जो डोज है वो लिखा हुआ है। यूज़ की बात करें मोशन सिकनेस में, नोजिया में, वोमिटिंग में, जो कि जितनी भी H1 एंड फर्स्ट जनरेशन की ड्रग हैं, जो शुरुआत की ड्रग हैं, उसमें एंटी एमेटिक एक्शन भी है, एंटी मस्करनिक भी है, एंटी सेरोटोनर्जिक भी है। अब वो ड्रग्स के साथ थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा तो वो चीज़ें वही लगेंगी लगभग यूज़। ईयर कंजेशन में भी दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर रिलीविंग वर्टिगो एंड वेस्टिबुलर डिसऑर्डर में भी दिया जाता है, ठीक है। थर्ड ड्रग हमारी डॉक्साइलैम सक्सीनेट। सारी ड्रग्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, सारी की सारी ड्रग्स का आपको बस स्ट्रक्चर लिखना है। यहाँ क्या चेंज है, एक फिनाइल है और एक पिरिमिडीन है। वहाँ मैंने आपको बेंजामीन बताया था कि मैंने पहले पिरिमिडीन टर्म यूज़ किया था, फिर मैंने कहा था बेंजामीन यूज़ की, क्योंकि बेंजामीन में क्या है, बेंजीन और अमीन। पिरिमिडीन में थोड़ा सा कई लोग सोचने लगेंगे यार पिरिमिडीन पता नहीं 2 नाइट्रोजन वाली 1 नाइट्रोजन वाली, इसलिए मैंने कहा था बेंजामीन यूज़ करो। बेंजीन और अमीन माने नाइट्रोजन, बस ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ एक बेंजामीन रिंग है, C के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है। मतलब जो CHO था वो CH ना होके, जो R था वो H ना होके CH3 है, बस इतना चेंज है इसमें। बाकी CH2 इथाइलिन ब्रिज वही है, N के साथ CH3 है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है ये हमारा, बताइए, इतना में ही सक्सीनेट। CH2COOH, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इट इज़ वाइट टू क्रीमी वाइट पाउडर विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। ये वाटर सॉल्युबल भी है, इसके लिए इसका सेडेशन इफेक्ट थोड़ा कम होगा। इट इज़ रेडली एब्जॉर्ब बाई द GIT। इट इज़ मेटाबोलाइज इन लीवर बाई साइटोक्रोम P450 एंजाइम एंड एक्सक्रेटेड इन यूरिन। थोड़ा सा मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ इसलिए लिख लाता हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए ये 2 नंबर 4 नंबर पूछ ले तो अकेले ड्रग के बारे में भी आपको एक शॉर्ट नोट अगर पूछे तो आपको आ जाए। और एक बार और है, थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर MCQ से पेपर हुए तो MCQ तो किसी भी तरह से आ सकता है, इसीलिए थोड़ा मैं तैयार करा के चलता हूँ। इसका MOA वही है, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी है, थोड़ा सेडेशन इफेक्ट भी है क्योंकि ये जो है सेंट्रली H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। इट आल्सो स्लाइटली एंटागोनाइज द मस्करिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। मैंने फिर बताया था कि ये जो है थोड़ा सा क्या है, इनके अदर साइड इफेक्ट भी होंगे। यूज़ की बात करें तो इट इज़ रिलीव द सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी तो है कन्फर्म। दूसरा स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आइज, हिप्स एंड स्किन रैसेस। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग इंसोम्निया, चूँकि इसका सेडेशन इफेक्ट भी है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर प्रिवेंटिंग मोशन मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है प्रीडोक्सिन। नेक्स्ट इज क्लेमेस्टिन फ्यूमेरेट, ठीक। तो इसमें भी वही है, बस इसमें क्या किया, क्लोरोबेंजीन जोड़ दिया, बस क्लोरोफिनाइल रिंग आ गई। थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं और इसमें जो नाइट्रोजन है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में। मैंने वहाँ बताया था कि अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी सार वाले लेक्चर में तो फिर क्या होगा, एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इसका IUPAC नाम दिया हुआ है, देख लीजिएगा, जैसा नाम होता है वैसे ही IUPAC बनाया जाता है। बस प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है तो भैया बहुत लिपिड सॉल्युबल होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा तो सेडेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। एंड मेटाबोलाइज बाय द लीवर बाई मोनोडाइड मिथाइलेशन, ये डाईमिथाइलेशन होगा। एंड एक्सरेटेड एज ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट। इट हैज़ 2 कायरल सेंटर ईच ऑफ विच हैज़ द R एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। 2 कायरल सेंटर होते हैं इसमें, दिख रहे होंगे आपको, बताइए। पहला जो कनेक्टिंग मोइटी है कार्बन वो है कायरल सेंटर, दिख गया, दिख गया ना साहब, बताइए। अब दूसरा कौन सा है, बताइए बताइए, दूसरा कौन सा है। 2 कायरल सेंटर हैं, दोनों R कॉन्फ़िगरेशन में हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप बताएंगे अब, ठीक है। कमेंट करिएगा और मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास, अगर ना पता लगे तो पूछिएगा, मैं बताऊंगा कौन सा है, ठीक है। यहाँ का है बताऊँ, मज़ा नहीं आएगा। MOA की बात करें, देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए आप पर छोड़ देता हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़ें इस बहाने, शायद, ठीक है।
बाकी मटेरियल तो पूरा मैं देता हूँ, इतना देता हूँ कि आप लोग वैसे ही नहीं पढ़ पाएंगे। एमओए की बात करें, क्लेमेस्टिन इज़ अ सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट, इट बाइंड टू द H1 रिसेप्टर एंड ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। ये इसका जो मैकेनिज़्म है वही होगा। यूज़ की बात करें तो एंटी एलर्जिक तो पहली बात है ही, ये क्या है साथ में एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीजिंग, राइनीरिया, एक्रीमेशन। इट इज़ यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड अनकम्प्लिकेटेड एलर्जिक स्किन कंडीशन ऑफ यूटिकारिया एंड एंजियोडीमा। इट इज़ यूज्ड एज अ सेल्फ मेडिकेशन फॉर टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड टू कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये कुछ इसके अदर इम्फेक्ट भी हैं, अदर यूजेस भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 2-4 नंबर में अगर पूछ लिया जाता है तो ये MCQ आ गया। वहाँ 4 ड्रग्स दे दी उनने पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सी ड्रग है जो कॉमन कोल्ड को सही करने के लिए यूज़ होती है। अब आपको अगर पता होगा तो आप फटाफट लगा देंगे क्लेमेस्टिन फ्यूमरेट, और नहीं पता होगा तो गलत लगाएंगे। नेक्स्ट इज डाइफेनाइल पायरालिन। पायरालिन माने बताइए, पायरालिन माने हेट्रोसाइक्लिक्स पढ़े थे आपने 4th सेमेस्टर के अंदर। बस हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगी है यहाँ बीच में इथाइलिन ब्रिज की जगह, इसलिए है। बाकी स्ट्रक्चर डाइफेनाइल जो था वहाँ पहली वाले में, डाइफेनहाइड्रामीन में, वही यहाँ भी है, और ये साल्ट फॉर्म में है इसलिए HCl। ठीक है, बड़े प्यार से बता दिया मैंने इसके बारे में। पायरालिन इज एन एंटी हिस्टामिनिक यूज फॉर ट्रीटिंग एलर्जी। एलर्जी के लिए होते हैं तो भैया ये तो कॉमन लाइन है पहली। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर। इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ऐसे कंटेनर में यूज़ कर रखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट जो है ना पहुँच पाए, बहुत रेजिस्ट करे लाइट को वो। क्यों मैंने इंडस्ट्रियल में पढ़ाया हुआ है ना कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी बहुत सारी रिएक्शन से डिग्रेडेशन हो जाता है। वहाँ मैंने पढ़ाया था ये आपको इंडस्ट्रियल में, जाके देखिए वो लेक्चर अपलोड है। MOA की बात करें तो फिर वही यूज फॉर ट्रीटिंग एलर्जी एज इट कॉम्पिटिट विथ हिस्टामिन। कॉम्पिटिट करते हैं, फुल्ली एंटागोनिस्ट है फॉर बाइंडिंग ऑन द H1 रिसेप्टर ऑन इफेक्टर सेल। आफ्टर बाइंडिंग इट सप्रेस द हिस्टामिन इफेक्ट्स दस कॉजिंग टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द एलर्जिक सिम्टम्स। माओ सबका सेम ही होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सेम होगा। ठीक है, MOA माओ नहीं, माओ जो होता है वो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज होता है, वो भैया गलती से बोल देता हूँ मैं कभी, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। यूज़ की बात करें तो एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ है, हाई फीवर में यूज़ है, एलर्जिक स्किन ऑर्डर मैंने एलर्जी वाला ही है। एलर्जिक स्किन ऑर्डर्स कुछ लोगों को होते हैं, जैसे अभी मेरे एक रिलेशन में हैं, उन्हें भी ये ऑर्डर हुआ है कि उन्हें क्या है, घास से थोड़ी प्रॉब्लम है। अब वो किसान हैं, फार्मर हैं, तो क्या है उन्हें तो रहना है घास में ही, घास में उनका काम है, खेती है, तो भैया उनको ये बड़ा डिसऑर्डर हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है, तो भैया उनका क्या है, डाइफेनाइल पायरालिन एक ड्रग है जो उनके लिए यूज़फुल है, एंटी एलर्जिक है जो। ट्राइपेलामीन हाइड्रोक्लोराइड नेक्स्ट ड्रग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने एक टॉलुइन रिंग लगाई हुई है, फिनाइल की जगह टॉलुइन रिंग। ठीक है, बस अब यहाँ क्या है, और एक चीज़ देखिए, यहाँ कनेक्टिंग मोइटी C नहीं N है। ठीक है, तो क्या है, ये डाईएमीन डेरिवेटिव है, इथाइलिन डाईएमीन डेरिवेटिव पढ़ाए थे ना क्लासिफिकेशन के अंदर, सार के अंदर बताया था मैंने आपको। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट आने के बाद। ज़्यादातर जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स हैं, यहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी, लाइट से इन्हें बचाना है हमें। इनका MOA देखें तो MOA वही है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इट आल्सो हैव लिटिल एंटीकोलिनर्जिक एंड वीक सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर प्रॉपर्टी, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। यूज़ की बात करें तो वही, पहली तो एलर्जिक कंडीशन हो गई, दूसरी चूँकि इसमें थोड़ा सा क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन वाली कंडीशन भी आ रही थी, तो एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए भी हो गया, फीवर के लिए भी हो गया। इट कैन बी यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एक्सपेक्टोरेंट और डिकंजेस्टेंट फॉर्मुलेशन। इसको हम लोग अकेला भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सपेक्टोरेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साल्ट फॉर्म यूज़ देते हैं हम लोग जनरली हाइड्रोक्लोराइड के साथ। अब अगर क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि ट्राइपेलामीन हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग है, इसमें ट्राइपेलामीन जो है ये क्या है, एसिड है, बेस है? बेस है भैया, क्योंकि HCl के साथ रिएक्ट करा के साल्ट बना रहे हैं, और बेस होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है। नेक्स्ट क्लोरोसाइक्लिसिन, यहाँ क्या है, फिनाइल रिंग की जगह क्या लगा हुआ है, क्लोरोफिनाइल रिंग लगी हुई है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड। और यहाँ भी वही है, पाइपेराजीन रिंग लगी हुई है। ये जो बीच की रिंग है, 2 नाइट्रोजन हाइड्रोक्लेक्स पड़े हुए हैं आपने, ये है पाइपेराजीन रिंग। ठीक है,
IUPAC नाम भी देख लीजिए, 4 मिथाइल पाइपराजिन हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ है इसीलिए। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव तो है ही बिल्कुल, आंखें बंद करके, ठीक है। विच इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में। इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में तो ये लायोफोबिक होगी, लायोफोबिक होगी तो सेडेशन इफेक्ट इसका कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी देख लीजिएगा, इनका मेटाबॉलिज्म भी लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ में। MOA की बात करें तो वही होगा, MOA क्या होगा, हिस्टामीन रिसेप्टर से बाइंड करके हिस्टामीन को बाइंड नहीं होने देता, बाइंड नहीं होता तो एंटी एलर्जिक चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। सिंस क्लोरसाइक्लिन एक्सिबिट हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन प्रॉपर्टीज, इट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन बारबिचुरेट ड्यू टू एंजाइम इंडक्शन। ये एंजाइम इंडक्शन भी थोड़ा करता है, बारबिचुरेट्स को थोड़ा बहुत रोकता है। लाइक अदर एंटी हिस्टामिनिक इट इज यूज फॉर pyrrhitic skin disorder, rhinitis, urticaria एंड अदर एलर्जिक सिम्टम्स। जो भी एलर्जिक सिम्टम्स हैं उनमें तो यूज़ होता ही है। इसमें थोड़ी एनेस्थेटिक एक्टिविटी भी है, एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी है, एंटी सीरोटोनर्जिक प्रॉपर्टी भी है और एंटी एमेटिक भी मैंने बताया था। अब एंटीमेटिक है क्या एंटीमेटिक बताइए? अरे भैया वॉमिटिंग को रोकने वाली होती है एंटीमेटिक। मेसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, बड़ा लेक्चर हो रहा है मुझे भी पता है, मेरी आवाज़ भी बहुत डाउन होती जा रही है। यहाँ भी पाइपराजिन रिंग है, यहाँ भी वही है, बस यहाँ क्या हुआ कि नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन और बढ़ गया थोड़ा सा। मैंने वहाँ सार में भी बताया था नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी वही है, वाइट या स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होगा। प्रैक्टिकली ये इनसॉल्युबल है वाटर में, थोड़ा बहुत होगा तो। इट डिफर फ्रॉम क्लोरसाइक्लिन इन हैविंग एन मिथाइल बेंजीन ग्रुप। ये उससे अलग कैसे है क्लोरसाइक्लिन से, ठीक है, इसी तरह से लिखा, अभी हाल ही तो बोला। इट इज़ वेल एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी एंड मेटाबोलाइज इन लीवर। इट इज एक्सेटेड अनचेंज इन फीसेस एंड मेटाबोलाइट आर फाउंड इन यूरिन। जनरली इनका मेटाबॉलिज्म का जो लाइन है वो यही है, मेटाबॉलिज्म और एक्सीडेशन का। MOA क्या है, मेसाइक्लिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ H1 रिसेप्टर। इट आल्सो एक्ट एज डोपामीन एंटागोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक। ये भी 2 हो गए। MOA की बात करें तो वही लिखेंगे हम लोग। It prevents histamine action on capillaries, bronchial and GIT smooth muscles such as vasodilation, increased capillary permeability, bronchoconstriction and spasmodic concentration of GIT smooth muscle. It produces antiemetic effect through its anticholinergic action or by direct effect on the medullary क्रोमोरिसेप्टिव ट्रिगर जोन। यूज़ की बात करें मोशन सिकनेस के लिए है, कभी कभी एंटीमेटिक है तो जो है इसको एंटीएमेटिक के लिए भी यूज़ किया जाता है। वर्टिगो में ये रिलीफ देता है, ठीक है। नोज़िया के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। बूसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, अभी भी 13 PPTs हैं, लंबा है और भी लेक्चर, तो बने रहिए। मैं भी मान रहा हूँ 27 मिनट का हो गया, 13 है, 40 मिनट का होगा। 40 मिनट कौन से ज़्यादा है भैया, लेक्चर भी तो आपका इतना ही का होता है। बूसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की जो ड्रग है, यहाँ भी पाइपराजिन है, यहाँ सोडे सब्स्टिट्यूशन और अलग हो गए, ठीक है। ये तीनों जो आपको मैंने पढ़ा है, ये तीनों लगभग सेम थी, बस चेंजेस क्या थे, ये नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। प्रॉपर्टी ये भी वही है, स्लाइटली येलोइश या वाइट कलर का होगा, रैपिडली जो है एब्जॉर्ब होगा GIT में, मेटाबोलाइज होगा लीवर में। MOA क्या है, ये भी हिस्टामिन रिसेप्टर को बाइंड करता है इन द वोमिटिंग सेंटर। इट आल्सो ब्लॉक मस्कर्निक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। यूज़ देख लीजिए वही होगा, एंटी वर्टिगो, एंटीमेटिक, मैनेजमेंट ऑफ वर्टिगो, ट्रीटिंग नोजिया, वोमिटिंग एंड डिजीनेस रिलेटेड टू मोशन सिकनेस, और एंटी एलर्जिक तो है ही है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए आपने, सब्स्टिट्यूशन जो मैंने की है इस पे ऊपर, जो भी साइंटिस्ट ने की है, सॉरी मैंने नहीं, मैंने बनाया केवल स्ट्रक्चर, तो वो क्या है, लिपोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं और हाइड्रोफोबिसिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, ये BBB को क्रॉस करेगा, तो इसका जो है CNS डिप्रेसेंट की तरह भी यूज़ है। इसका यूज़ जो है एंटी हिस्टामिनिक की तरह भी है, एंटी कोलिनर्जिक की तरह भी है, लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरफेनारामीन मैलिएट। इसमें क्या है, इसमें दोनों फेनाइल रिंग अलग हैं, एक क्लोरफेनाइल है और दूसरी बेंजामीन रिंग है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। अल्कोहलों में भी सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में भी है। इसको भी लाइट से बड़ा बचा के रखना पड़ता है, स्लोली एब्जॉर्ब होती है GIT में, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी इंक्लूडिंग CNS। दिस ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय डाइमिथाइलेशन, ठीक है। इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज अनचेंज्ड फॉर्म डाइमिथाइल एंड डिसमिथाइल मेटाबोलाइट के फॉर्म में ये शरीर से बाहर एक्सलेट आउट होती है। यूजेस की बात करें तो ये क्या है, एलर्जी में, हाई फीवर में, कॉमन कोल्ड में, रेसेस में, वाटर आइज में,
इची आइज़ में, इची नोज़ में, इची थ्रोट में, इची स्किन में, कफ में, रनी नोज़ में, स्नीजिंग में, इन सब में कम मतलब यूज़फुल होती है। बहुत सारे यूजेस हो और भी होते हैं, पढ़ लीजिएगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है नहीं, फिर भी बना रहा हूँ लेक्चर, कर रहा हूँ कोशिश आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज ट्राइप्रोलिनिन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ जो है इथाइलिन ब्रिज में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। बाकी ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। एक इसमें क्या लगी हुई है, फिनाइल सब्सटीट्यूटेड रिंग है, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड रिंग है, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड फिनाइल रिंग है, और एक क्या है, पिरिडीन है या बेंजामीन है, जो भी आप बोलते हो वो आपकी इच्छा है भैया। इसका IUPAC नाम पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड है। पायरोलिडीन रिंग भी है इसमें, एक छोटी सी लास्ट में लगी हुई है ना। नाइट्रोजन भी हाइड्रोसाइक्लिक में है, तो सारे में मैंने बताया था नाइट्रोजन हाइड्रोसाइक्लिक में होगा तो इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी एक क्रिस्टलाइन पाउडर है, अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका थोड़ा सा। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल है। रैपिडली एब्जॉर्ब्ड इन GIT एंड गेट मेटाबोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलेटेड डेरिवेटिव विच अकाउंट फॉर अबाउट हाफ द डोज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। देखिए जो बार बार मैं मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको यहाँ यूज़फुल नहीं होगा, तो यही ड्रग्स आपको कहाँ पढ़नी है, कोलॉजी में, वहाँ यूज़फुल होगा। मैं वहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, कह दूँगा जाइए देखिए मेडिसिनल से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, सेम पता है। यूजेस की बात करें तो ट्राइप्रोलिनिडीन जो है वो एज अ एंटी एलर्जिक ड्रग यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इसका कोल्ड में भी यूज़ होता है, फ्लू में भी, लाइक जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं उनमें भी यूज़ करते हैं। एंड डायमिन टार्ट्रेट, नेक्स्ट इज दिस वन। ये थोड़ी सी फिनोथायाजिन रिंग आ गई इसमें, ठीक है। अब फिनोथायाजिन रिंग आपने और कहाँ पढ़ी थी, एंटी साइकोटिक में पढ़ी थी, तो इसकी एक थोड़ी सी वो चीज़ें भी आएंगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही हिस्टामीन वाले रिसेप्टर से बाइंड करेगा, H1 रिसेप्टर से हिस्टामीन को बाइंड नहीं होने देगा। ये स्नीजिंग में, रनी नोज में, एचिंग में, रेसेस में, वाटरी आइज में या अदर कॉमन कोल्ड कंडीशन में यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी वही है, फिनोथायाजिन रिंग यहाँ भी है। तो अब इसका सिंथेसिस मैंने यहाँ लिख के रखी हुई है, छोटी सी सिंथेसिस है, बहुत जरा सी, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये भी वाइट या येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में ये इसको रखा जाता है। इसके MOA की बात करें तो ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी होता है थोड़ा बहुत ये। तो एफिनिटी होती है इसकी थोड़ी सी अल्फ़ा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की तरह भी। तो ये क्या है, एक सेडेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है इंसोम्निया की कंडीशन में। बाकी और प्रिवेंशन या क्योरिंग वर्टिगो एंड मोशन सिकनेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इट शोज मार्क्ड एंड लॉन्ग एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी ड्यू टू इट्स एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज होती है इसमें। तो ये एक पोस्टोपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग टैबलेट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। एलिक्सर सिरप सपोजिटरीज भी इसकी बनाए जा सकते हैं, इंजेक्शन भी बनाए जा सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर एनेस्थेटिक की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। या एलर्जी के लिए तो यूज़ किया ही जाता है। कोडीन, इट इज़ यूज विथ कोडीन और डेक्स्ट्रोमेट्रोफेन टू ट्रीट कफ, अगर कफ आ रहा है बार बार कुछ पर्सन को। प्रोमेथाजिन मेनली यूज फॉर इट्स एंटी एमेटिक एक्शन इन मोशन सिकनेस, इसलिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट, ये भी वही है, फिनोथायाजिन रिंग है लगभग इसमें भी एक तरह से, ठीक है। तो अब ये वही डेरिवेटिव चल रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर याद करने में आसानी हो जाएगी। तो बस चेंजेस करते जाइए, स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, ठीक है। सार पढ़िए, सार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। सार के बाद क्लासिफिकेशन का देखिए आप क्या ट्रिक बताई है मैंने वहाँ, और उस ट्रिक के साथ साथ ऐसी थोड़ी बहुत ट्रिक और बना लीजिए आप अपने लिए, और हो गए सारे स्ट्रक्चर याद। बाकी प्रॉपर्टीज़ सेम है लगभग, MOA सेम है लगभग, यूजेस भी पूरे लगभग सेम ही हैं। ये भी वही है, एंटीप्यूरेटिक की तरह यूज़ होता है, सेडेटिव हिप्नोटिक की तरह यूज़ होता है, एंटीमेटिक की तरह यूज़ होता है। यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, या थोड़े बहुत मूड डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है। मीन्स ये क्या है, फिनोथायाजिन रिंग है तो ये BBB को क्रॉस भी कर लेता है। सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये हो गया था, एंटीप्यूरेटिक एक्शन भी है इसका। आगे बढ़ रहे थे हम लोग, सिप्रोहेप्टाडिन पे पहुँच गए थे। सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी सॉल्ट फॉर्म में दी जा रही है, इसकी भी वही है, फिनोथायाजिन एनालॉग है। तो सल्फ़र एटम रिप्लेस किया जाता है इसमें, थोड़ा सा जो सल्फ़र एटम होता है उसको रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग, और सल्फ़र एटम की जगह क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको एक sp2 कार्बन एटम के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी रिप्लेस किया जाता है sp2 कार्बन एटम के साथ। इट इज़ अ वाइट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, वेल क्लोज कंटेनर में हम लोग इसको रखते हैं। इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड एंड कम्प्लीटली मेटाबोलाइट। इट इज़ सिक्रेटेड एज कॉन्जुगेट्स मेनली इन यूरिन एंड फीसेस।
MOA की बात करें वही है, H1 से बाइंड करता है, बस MOA इतना ही पढ़िए। ओके, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी हिस्टामिनेट टू ट्रीट द एलर्जी कंडीशन। पहला तो वही मेन है। दूसरा मिग्रेन में भी यूज़ होता है। तीसरा क्या है, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एकैथेसिया। ठीक है, एकैथेसिया क्या है, मूवमेंट डिसऑर्डर है। इट इज़ यूज फॉर एन एंटीएमेटिक एंड cyclical vomiting syndrome in USA this drug is reported to increase the appetite and weight gain in children। कुछ लोग होते हैं जिनकी, जो बच्चे होते हैं लोग क्या, जिनको भूख कम लगती है, तो उसके लिए भी ये USA में दी जाती है ये ड्रग। कौन सी ड्रग, सेप्रोहेप्टाडीन। ठीक है, अगर आप आगे जाके फार्मासिस्ट बनेंगे तो कोई कंडीशन आएगी तो आप ये काम USA के अंदर कर सकते हैं, वहाँ की कंडीशंस में, भारत की में नहीं। नेक्स्ट इज़ एज़ाटिडिन मैलिएट। देखिए 35-36 मिनट का लेक्चर हो गया है, मैं थक चुका हूँ, मेरा फ्लो भी नहीं बन रहा, मुझे भी बहुत तबीयत ख़राब है, पिछले 10-12 दिन हो चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं, करते हैं कोशिश। तो एज़ाटिडिन मैलिएट है नेक्स्ट, ये भी एक तरह से फिनोथाइजिन एनालॉग है, इसका भी वही सेम हाल है जो वहाँ किया था, वहाँ भी कार्बन से रिप्लेस कर दिए, तो सल्फर नाइट्रोजन यहाँ भी रिप्लेस कर दिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पोटेंट H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बहुत पोटेंटली ये है। ठीक है, यूज़ क्या है इसके, अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोसल कंजेशन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन एंड TB कंजेशन के लिए भी ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ड्रग्स जो थी उनके सारे यूजेस कॉमन थे, MOA कॉमन है, केवल स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं। वो चेंजेस में कैसे करने हैं मैं पिछले दोनों लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूँ, पूरा लेक्चर लगभग ख़त्म। ठीक है, अब अगले लेक्चर में लेके आऊँगा मैं आपको H1 एंटागोनिस्ट के सेकंड जनरेशन वाले, छोटा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, तो वो पूरे सेकंड जनरेशन की ड्रग्स वहाँ पढ़ा दूँगा। फिर H2 का, फिर और भी हैं, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी हैं, तो ये आधा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, बहुत लंबा सिलेबस है मेडिसिनल का, तो तेज़ी के साथ पढ़ाऊँगा मैं। फिर एंटी न्यूप्लास्टिक। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करिएगा अगर कोई क्वेरी हो, चूँकि भैया बहुत अच्छी खासी चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने इस लेक्चर के अंदर। नंबर है मेरा 9140403649। मैंने 2-3 चीज़ें आपसे पूछी हैं। एक पूछा है कायरल सेंटर कहाँ है, वो बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, मुझे मैसेज करके। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को, भैया इतनी मेहनत से इतना अच्छा वीडियो बनाया है, इतना बेहतरीन मटेरियल दिया है, सारी ड्रग्स मैंने बिना किसी चीज़ के आधी चीज़ें याद करा दी, केवल अब आपको याद क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत अपने तरफ से, बस। ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों से भैया, चूँकि उन लोगों को भी पढ़ने में हेल्प हो और व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा। थोड़ा एफर्ट मेरा डाउन है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मटेरियल के बेस पर बताइएगा। ठीक है।